एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कुर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। ये आपकी कुर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है ये आपके 3rd चैप्टर में है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन जो है थ्योरीज पढ़नी, मतलब 3 तरह के टाइप्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें आपकी बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये सारी आपको पढ़नी है। तो उसी में आज हम ये पढ़ रहे हैं कुर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे टर्म्स एंड फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। और नेट के एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले हम लोग देखते हैं कि कुर्ट लेविन जी के बारे में। तो क्षेत्र सिद्धांत के जो संस्थापक थे कुर्ट लेविन थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। और लेकिन 1932 में अमेरिका में ये जाके बस गए थे। इन्होंने स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल तथा आयोवा विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया था, विदेशों में ही काम किया था। और 1944 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ग्रुप डायनामिक्स पर किए जाने वाले शोध केंद्र के निर्देशक पद पे आसीन हुए थे। ठीक है, डायरेक्टर के पोस्ट पे ये थे। तो इस तरह से जो क्षेत्र सिद्धांत है ये अभिप्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण और व्यक्तित्व के संप्रत्यों से अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, तो इसी के और नाम क्या क्या हैं? तो क्षेत्र जो मनोविज्ञान है, इसी को जो अदर नेम है इसके, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी, वेक्टर साइकोलॉजी, इन सब नामों से भी जाना जाता है। अब ये टर्म्स आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, अलग लग रहे होंगे, क्योंकि बाकी सारी थ्योरीज में इस तरह के टर्म्स आपने नहीं दिए। तो ये कुछ क्या है, मैथमेटिकल और कुछ साइंटिफिक उससे लिए गए हैं, सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो वही यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा। आगे देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से थ्योरी को अपने बताया था। तो यहाँ पर देखिए, ये आप एक इक्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में संपूर्ण परिदृश्य, गेस्टाल्ट मतलब संपूर्ण, एज ए होल लिया जाता है, तो वहाँ पर संपूर्ण परिदृश्य पे बल दिया जाता था, उसी तरह से क्षेत्र मनोविज्ञान जो है इसमें प्राणी और वातावरण से मिलकर बने क्षेत्र पे बल दिया जाता है। ठीक है, प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी और वातावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन इनके मध्य होता है। तो इसी को यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये जो हमने इक्वेशन देखी है, तो प्राणी का जो व्यवहार होता है, मतलब व्यक्ति, पर्सन, उसको पर्यावरण जन संपूर्ण परिस्थिति से अंतःक्रिया के फलस्वरूप घटित होता है। ठीक है, तो यही पे यहाँ लिखा है, इसे सूत्र रूप में देखते हैं, B = फंक्शन ऑफ P × E। ठीक है, P × E है ना। तो B क्या है यहाँ पर? बिहेवियर है, और P मीन्स व्यक्ति, पर्सन, और E एनवायरनमेंट। यही चीज़ें दी है, बिहेवियर, पर्सन और एनवायरनमेंट। तो इसका अर्थ है कि जीवन विस्तार व्यक्ति और वातावरण दोनों का फलन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, इन्हीं दोनों के मध्य अंतःक्रिया होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर इसमें देखिए सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सारे टर्म्स हम आपको अभी बताएंगे आगे, है ना। पहले आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए जो उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है मेन। तो यहाँ पर देखिए, P पर्सन के बारे में भी बात की थी, P व्यक्ति, और यहाँ पर उसकी नीड्स और एबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, मतलब आवश्यकताएं और योग्यताएं। तो व्यक्ति, P मतलब पर्सन, व्यक्ति को उसकी योग्यताओं से ही समझा जा सकता है। जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं जो उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती हैं, है ना। तो इसी तरह से ये दिशा जो होती है वो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर मोड़ देती है। अगर आपकी कोई जो है नीड नहीं होगी तो आप एफर्ट करेंगे ही नहीं। अगर कोई लक्ष्य निर्धारित होगा तो आदमी प्रयत्न करता है, उसके अंदर एक तनाव होता है, चिंता होती है, तभी वो लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। तो यही जो व्यक्ति में तनाव भर देती है कि अगर हमें इस लक्ष्य को पाना है तो व्यक्ति चिंता में हो जाता है। जैसे अभी आपको JRF क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है, तो आप क्या दिन रात मेहनत करेंगे ना, एक चिंता होती है, एक एंजाइटी आ जाती है अंदर की नहीं, सोना नहीं है मुझे, TV नहीं देखना है, मुझे पढ़ना है। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि नीड्स और एबिलिटीज़ ही उसको लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं। फिर है एनवायरनमेंट,
है ना। ये जो पेरिफेरी दिखाई गई हैं 1 2 3, तो यहाँ पर ये देखिए बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस ये है, उसके बाद ये फॉरेन हल है, नीड्स और एबिलिटीज़ आपने जान लिया है, और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, वातावरण है, वो सब कुछ है जिसके कारण व्यक्ति व्यवहार करता है, एक अपना बिहेवियर दिखाता है। तो जहाँ पर वो रहता है वही उसका वातावरण हो जाता है या पर्यावरण हो गया। एनवायरनमेंट की बात हमने कर ली। फॉरेन हल ये क्या चीज़ होता है, इसी को बाहरी आवरण भी कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये बाहरी आवरण दिखाया गया है, क्योंकि ये जो क्या है बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस को घेरे हुए है ना। तो इसी को बाहरी आवरण कहते हैं। समस्त अमनोवैज्ञानिक तथ्यों का वो मिश्रण जो लाइफ स्पेस के चारों ओर घेरा रहता है, इसी को विदेशी माल कहते हैं। तो यहाँ पर यही फॉरेन हल हुआ। अभी हम आगे इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, आप अभी ऐसे खाली जान लीजिए कि इसमें कौन से तथ्य होते हैं जो साइकोलॉजिकल नहीं है, अमनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, ठीक है। तो वही ये सारे यहाँ पे रहते हैं। अब लाइफ स्पेस क्या होता है, लाइफ स्पेस बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस बोल रहा है, जो कि पर्सन के चारों ओर नीड्स और एबिलिटीज़ के सब तरफ से घेरे हुए है। इसमें इसका तात्पर्य हुआ उस वातावरण से है जिसमें व्यक्ति रहता है और उसका प्रभाव निरंतर उस पर पड़ता है। तो लेविन के अनुसार जीवन विस्तार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को ही व्यवहार कहते हैं। तो इन्होंने ये सारी कुछ चीज़ें बताई थी अपने थ्योरी में, है ना। तो ठीक है, ये आपको कुछ टर्म समझ में आ गए। आगे देखते हैं लाइफ स्पेस के बारे में। तो लाइफ स्पेस क्या होता है, हर व्यक्ति के व्यवहार का अपना क्षेत्र होता है। यहाँ क्षेत्र से मतलब मनोवैज्ञानिक ना कि भौतिक संप्रत्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं और शिक्षा से संबंधित, तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों की बात करता है। फील्ड से तात्पर्य है व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण, व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण दोनों मिलकर ही ये लाइफ स्पेस बनाते हैं। और लाइफ स्पेस क्या है, हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्वभाव कैसा होगा, वो गतिशील होता है। और व्यक्ति के जीवन देश को आवृत करने वाली अमनोवैज्ञानिक परिधि को ही फॉरेन हल कहा जाता है। यहाँ पीछे आपने देखा यही फॉरेन हल है ना। तो लाइफ स्पेस के जो बाहरी आवरण है इसी को, तो अमनोवैज्ञानिक परिधि को ही फॉरेन हल मतलब वाह्य वस्तु प्रभाव कहा जाता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिल्कुल लाइफ स्पेस की जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं ना, ये पूरी ये 2018 के क्वेश्चन में पूछी गई थी कि किसको कहा जाता है, क्योंकि टर्म्स ऐसे हैं जिस भी थ्योरी में अगर कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे वो समझने बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर समझ में नहीं आते किस थ्योरी से कहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेविन के अनुसार जीवन विस्तार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्यवहार कहते हैं। बिहेवियर मीन्स एनी चेंज इन लाइफ स्पेस। वातावरण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बोला कि इसका मतलब होता है प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से, जिसमें मनुष्य संघर्ष करता रहता है और उससे प्रभावित होता रहता है। तो इसीलिए मतलब हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी ज़रूरतें होती हैं, योग्यताएं होती हैं और सीमाएं होती हैं। तो इन सभी के चारों जो वातावरण होता है, यही वातावरण जीवन विस्तार की सीमा से घिरा होता है। इसी के अंदर उसको अपना संघर्ष का दायरा अपना करते रहना है, अपने संघर्षों को पूरा करते रहना है और लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इन्होंने वही बताया कि जीवन विस्तार की संरचना के लिए सभी को समान महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि वस्तुओं, कार्यात्मक और सांकेतिक संबंध को प्रदर्शित करता है और उसके एक भाग में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग पर भी पड़ता है, क्योंकि इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से संबंधित है ना। तो यही हो गया लाइफ स्पेस के बारे में। इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। कौन कौन सी थी, लाइफ स्पेस, टोपोलॉजिकल थ्योरी और वेक्टर। तो इन्हीं को हम आगे देखते हैं। ये लाइफ स्पेस देख लिया आपने। टोपोलॉजी मतलब तल रूप, इसी को तल रूप सिद्धांत भी कहते हैं, टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब इसको कहाँ से लिया गया है, ज्योमेट्री से लिया गया है। लेविन ने गणित के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास किया था। इसमें दूरी, आकृति और आकार का कोई स्थान नहीं होता है और ना ही मोटाई, चौड़ाई और थिकनेस, मतलब इन सब से, लेंथ से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इसमें जो मतलब है रेखा की दृष्टि से सर्किल, एलिप्स, सम या विषम बहुभुज, इनमें भी कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसमें अंदर और बाहर तथा सीमा के प्रत्ययों की विवेचना की जाती है। जैसे इसमें बताया इन्होंने एग्जाम्पल के लिए, मतलब इनका कहने का मतलब था
कि इसके किसी भी आकृति से या शेप से कोई मतलब नहीं होता है, खाली इसकी जो अंदर और बाहर की जो लिमिटेशंस होती हैं उनसे मतलब होता है। जैसे पानी की एक बूंद और पृथ्वी, ये एक दृष्टि से समान समझे जाते हैं टोपोलॉजिकल फॉर्म में। मतलब जैसे पानी की एक बूंद होती है तो वो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, नीचे ऐसे बैठ जाती है, एकदम गोल तो नहीं रह जाती है ना, उसी तरह पृथ्वी का आकार है। तो इसी को यही टोपोलॉजिकल थ्योरी के फॉर्म में देखा जाता है। तल रूप का उद्देश्य उनकी तल रूप का मतलब है उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के मध्य बाधाओं के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसको अपने लक्ष्य को पाने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, किन संघर्षों को वो पार कर रहा है, ये सारी चीज़ें तल रूप जो है निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हो गया टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, तो इससे हमारा वीडियो मोटिवेशन डाउन होता है। तो हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट्स हैं तो वो भी बताइए, कोई सुझाव दीजिए। ठीक है, आपका स्वागत है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए वेक्टर। वेक्टर मतलब ये फिजिक्स से लिया गया है, तो इनके टर्म्स आप देख रहे हैं, मैथ्स और फिजिक्स साइंस से ही संबंधित हैं। तो मनोविज्ञान में सदिश एक बल का प्रतिनिधित्व करता है। सदिश मतलब वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती हैं, जो साइंस के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा हुआ ही होगा। तो वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों की बात की जाती है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा लक्ष्य से दूर ले जाने की ओर ये संकेत करता है। वेक्टर का मतलब हुआ। सदिश क्या है, एक बल का प्रतिनिधित्व करता है, एक फोर्स है जो कि उसको लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करेगा या लक्ष्य से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सदिश एक विशेष दिशा में की जाने वाली एक टेंडेंसी होती है, जो शक्ति और दिशा, मैंने बताया आपको, इसमें मैग्नीट्यूड होगा मतलब परिमाण होगा, शक्ति होगी और दिशा, दोनों चीज़ होंगी। जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब अदिश जो होती हैं, अदिश राशियाँ, उनमें क्या होता है कि खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, तीन बातों का समावेश होता है, दिशा हो गई, शक्ति और प्रयोग बिंदु। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति के जीवन देश में सदिश उस शक्ति का परिसूचक है, मतलब एक इंडिकेटर है जो एक खास दिशा में जाने की प्रेरणा या प्रवृत्ति प्रदान करता है ना। तो यही हो गया, वेक्टर फोर्स के रहते हुए व्यक्ति उस दिशा में मोशन की क्रिया प्रदर्शित करता है जिस ओर तीर का झुकाव होता है ना। तो मतलब अगर दो या तीन सदिश होंगे और विभिन्न दिशाओं में होंगे तो डायरेक्शन उसी दिशा में होगा जिसमें सदिश की शक्ति अधिक होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, एक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है, ये व्यक्ति है बीच में, सदिश एक फोर्स काम कर रहा है और ये लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आगे बढ़ो। तो यही हो गया वेक्टर, है ना। यहाँ पर ये डायरेक्शन इसकी दिशा को दिखा रहा है इस तरफ बढ़ने के लिए, और ये जो ये क्वांटिटी है इसकी, ये चीज़, ये इसकी देखिए रेखाओं की लंबाई में अंतर है। तो यही अगर ज़्यादा बड़ी होगी, बड़ी है फिर छोटी है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डायरेक्शन, ये मतलब डायरेक्शन के साथ साथ इसका जो परिमाण है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। अब कुछ ऐसे की ऑक्सिलरी कॉन्सेप्ट्स थे फिर इनकी फील्ड थ्योरी में, कुछ की पॉइंट्स थे, इनको भी जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ना कि पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉरेन हल क्या है। अब फॉरेन हल अगर आपने अंदर की थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जान सकते हैं, है ना। तो यही देखिए, पर्सन सभी लोग जानते हैं। जैसे हमने देखा ना, पी प्राणी की योग्यताओं और आवश्यकताओं का केंद्र बिंदु होता है और इसका उद्देश्यपूर्ण ढंग से आचरण करने वाला स्व या आत्मा, सेल्फ, ये इसे अपने मैं और मुझे के रूप में व्यक्त करता है। उसमें सेल्फ का जो है एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये क्या होती हैं, ये वे चीज़ें जिनके प्रति या जिनके विरुद्ध व्यक्ति सोचता है, इच्छा प्रकट करता है और मनोवैज्ञानिक गति प्रदर्शित करता है। तो उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण मतलब जिसमें बीच में वो रहता है और उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उस वातावरण में रहता है, उन चीज़ों के बारे में सोचता है, तो वही हो गया उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में एक इंटर रिलेशन होता है। आगे देखते हैं। फिर फॉरेन हल ऑफ लाइफ स्पेस, उन सभी अमनोवैज्ञानिक तथ्य या तथ्यों का संकुल, संकुल मतलब एक कॉम्प्लेक्स, कई चीज़ें मिल के जो बनती हैं,
जो व्यक्ति के लाइफ स्पेस को आवृत करता है, मतलब घेरे रहता है, उसका बाह्य वस्तु प्रभाव कहलाता है ना। ये प्राणी के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का पहलू है जो बाह्य रूप में उपस्थित होता है और व्यक्ति की व्यवहारात्मक संभावना के लिए अवसर प्रदान करता है। इसके अंदर ही वस्तु मतलब व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को पूरा करने होता है, मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इसी के अंदर रहकर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी के अंदर अपना प्रयास करता है, ऐसे समझिए, ठीक है। और फिर होता है रीजन्स। व्यक्ति के जीवन देश के उन अंगों को जिन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दशाओं, स्थानों, वस्तुओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, उन्हें अनुक्षेत्र कहते हैं। रीजन्स मतलब किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कौन सी स्थिति हो सकती है, क्या स्थान है, क्या वस्तुएं हैं, और इनमें धनात्मक और ऋणात्मक ये वैलेंस शक्ति होती है। ये हो गए अनुक्षेत्र, रीजन्स। वैलेंस क्या होते हैं? ये पर्यावरण केंद्रित होता है। किसी जीवन देश के वे अनुच्छेद जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं या किसी अन्य तरफ हटा देते हैं। जैसे जब अपनी तरफ खींचेगा तो शक्ति धनात्मक होगी, और अगर बाहर ले जाएगा मतलब उससे दूर ले जाएगा तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। यही कहा है, धनात्मक जो वैलेंस होती है, धनात्मक कर्षण शक्ति मतलब पॉजिटिव वैलेंस फोर्स, इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, आगे की ओर बढ़ता है। जबकि ऋणात्मक अगर होगा, निगेटिव वैलेंस होगा, तो उससे दूर जाएगा, ठीक है। नीड्स, आवश्यकताएं जो किसी लक्ष्य के संदर्भ में उपस्थित होती हैं और उसके व्यवहार का निर्धारण करती हैं। पहले ही बताया, नीड्स और एबिलिटीज़ ना हो तो व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं करेगा, उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा। आवश्यकताएं हमेशा व्यक्ति केंद्रित होती हैं। ये व्यक्ति के अंतर्वर्ती व्यक्तिगत स्तर में मौजूद तनाव व्यवस्था से संबंधित होती हैं। जब आवश्यकता होगी तभी तनाव होगा और तभी वो अपने लक्ष्य की ओर पाने के लिए अग्रसित होगा। तो ये हो गया नीड्स के बारे में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है, क्योंकि ऐसे तो लगता है कि कोई रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, तो हमको भी डिमोटिवेशन होता है। तो हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाइए और मैं और भी अच्छे से कोशिश करूं कि आपके लिए ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है। तो वो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं और जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चाहे पीजीटी का हो, नेट एजुकेशन हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अब हम देखते हैं एबिलिटीज़, योग्यताओं के बारे में। व्यक्ति की उन क्षमताओं के जिनके द्वारा वो अपने पर्यावरण को जानता है, प्रभावित करता है, योग्यताएं होती हैं। आवश्यकताओं की भांति ये भी व्यक्ति केंद्रित होती हैं, ठीक है। तो यही हो गया नीड्स और एबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। टेंशन व्यक्ति की आवश्यकताओं से ही संबंधित होते हैं। इसे उत्पन्न करने में आवश्यकताओं का योगदान बहुत होता है। पहले ही बताया था इन्होंने अपनी थ्योरी में कि उसकी जो नीड्स और एबिलिटीज़ होती हैं यही तनाव को जन्म देती हैं और इसी से क्या होता है, वो लक्ष्य की ओर बढ़ता है। उसमें एक टेंशन होता है तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तनाव में वृद्धि एक प्रकार की इच्छा पर निर्भर है, जबकि उसका निर्मोचन किसी लक्ष्य की प्राप्ति या जीवन देश की रचना द्वारा संभव होता है। और निर्मोचन से मतलब अगर ये तनाव तभी खत्म होगा जब उसका लक्ष्य उसको मिल जाएगा। तो मतलब आवश्यकता तुष्टि मतलब संतुष्टि हो जाए, उसकी नीड्स जो है ख़त्म हो जाए उस चीज़ को पाने से, तो यहाँ पर टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं लक्ष्य मतलब कर्षण शक्ति के वे अंश जिनके प्रति जीवन देश के भीतर की शक्तियाँ आकर्षित या विकर्षित होती हैं, लक्ष्य कहलाते हैं। या जीवन देश का वो अनुच्छेद जिसमें व्यक्ति बढ़ता है अथवा जिससे वो बचता है, उसका लक्ष्य माना जाता है। लक्ष्य मतलब कोई जब अच्छी चीज़ को आप कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उनके लिए आप भरसक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बचना चाहते हैं तो वो क्या हो गए, निगेटिव वे में हो गए। बैरियर अवरोधक किसी पर्यावरण का वो गतिशील भाग जिसके अंदर गति उत्पन्न करने में प्रतिरोध संभव है, अवरोधक के नाम से। जैसे अब आप जब चल रहे होते हैं, अगर किसी भी सरफेस पे मान लीजिए चल रहे हैं और वो बहुत चिकना है तो वहाँ पे आपकी स्पीड धीमे हो जाएगी, है ना, नहीं चल पाएंगे उस तरीके से। तो यही अवरोधक हुआ। ये प्राणी के लक्ष्य में बाधक तत्व के रूप में उपस्थित होता है। इसमें स्वतः कोई शक्ति नहीं होती है। लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति इससे बचाव के लिए जितनी शक्ति लगाता है उससे अवरोधक शक्ति का आभास होता है। अवरोधक मतलब बैरियर
मतलब आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज़। आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स तो पढ़ाई, इसके जरिए व्यक्ति किसी खास दिशा में आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखता है और इसमें प्रमुख तत्व क्या है? पहला है बल, फिर दिशा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर लगाया जा रहा है। इसे सदिश, मतलब सदिश का मतलब समझ गए, ये चीज़, ठीक है, एरो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों। अब है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। व्यक्ति अपने पर्यावरण और स्वयं को जितना जानता है उसकी संज्ञानपरक संरचना कहलाती है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और एक और था कॉग्निटिव मैप, ये हमने किस में पढ़ा था? टॉलमैन की थ्योरी में, ठीक है। तो इसमें ये वन डायमेंशन क्लैरिटी होती है। तो यही हो गया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कुछ चीज़ें बहुत मिलती जुलती होती हैं, थोड़ा ही डिफरेंस होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ बताया आपको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव मैप दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई थ्योरी के साथ। उसमें ऐसे कुछ नए कंटेंट्स होंगे, कुछ नई डेफिनेशंस होंगी, कुछ नए टर्म्स होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।